बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, लास्ट वीडियो में अपन ने कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन और उसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लिया था। इसके साथ साथ अपन ने यह भी कह दिया था कि कुछ मॉलिक्यूल्स सामान्य सूत्र की पालना कर रहे थे लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं होते थे, कुछ मॉलिक्यूल पालना नहीं करते थे फिर भी कार्बोहाइड्रेट होते थे। इन सब का जिक्र अपन ने लास्ट वीडियो में कर लिया था। और लास्ट वीडियो में बेटा जाते जाते मैंने ये कह दिया था कि अपन आने वाले वीडियो में कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण पढ़ने वाले, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो बेटा आ जाओ, अब अपन स्टार्ट करते हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। ये लो, अब आगे सुनो बेटा। ये जो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण है, ये कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कितने आधार पर दिया गया है बेटा? 3 आधार पर। 3 बेस बनाए गए हैं। उन 3 बेस के आधार पर अपन किसका वर्गीकरण करने वाले बेटा? कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण करने वाले हैं। अब वो सर 3 बेस कौन से हैं, 3 आधार कौन से हैं? तो सुनो बेटा, जो फर्स्ट आधार रहने वाला है वो फर्स्ट आधार है अपना भौतिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण। ये बेटा अपना फर्स्ट आधार रहने वाला है। फर्स्ट आधार क्या है बेटा? भौतिक गुणों के आधार पर क्या करना है अपन को? वर्गीकरण। दूसरा आधार सुनो बेटा, दूसरा आधार आपको क्या चेक करना है बेटा? आणविक संरचना। आणविक संरचना व क्या देखना है बेटा? जल अपघटन। जल अपघटन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड हाइड्रोलाइसिस। इस आधार पर आपको कार्बोहाइड्रेट का क्या चेक करना है बेटा? वर्गीकरण। तीसरा सर क्या है? तीसरा है बेटा अपचायक। अपचायक क्षमता के आधार पर क्या देखना है बेटा? वर्गीकरण आपको देखना है। ये लो बेटा, वर्गीकरण पूरा लिख देता हूं इसको। क्या देखना है बेटा? वर्गीकरण। तो मैं सीधी बात कहूंगा बेटा फिर से, कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण के लिए कितने आधार हैं बेटा? 3 आधार हैं। पहला आधार कौन सा है? भौतिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा आधार कौन सा है बेटा? आणविक संरचना व जल अपघटन के आधार पर वर्गीकरण। और तीसरा आधार कौन सा बेटा? अपचायक गुणों के आधार पर क्या देखना है आपको? वर्गीकरण। अब बेटा क्रम से एक एक वर्गीकरण को अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा सबसे पहले जो वर्गीकरण आपके पास रहने वाला है, वो वर्गीकरण आपके पास रहने वाला है फर्स्ट नंबर है, वो फर्स्ट नंबर रहने वाला है भौतिक गुणों के आधार पर क्या देखना है बेटा आपको? वर्गीकरण देखना है। वर्गीकरण देखना है। और इसको मैं लिख सकता हूं बेटा, ऑन दी बेसिस ऑफ कौन सी प्रॉपर्टी बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी। ये भौतिक गुणों के आधार पर जब अपन को वर्गीकरण देखना है तो उसको अब अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि सर ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी रहती हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टी क्या रहती हैं सर? अक्सर बेटा ऐसा आ जाता है कि आपने बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप पढ़े होंगे। जैसे मैं एग्जांपल बोलता जाता हूं, एल्कोहल के भौतिक गुण, एल्केन के भौतिक गुण, एल्काइन के भौतिक गुण, कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड कीटोन के भौतिक गुण, और साथ के साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल के भौतिक गुण। बेटा जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ते हो, जब भी ये एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन आते हैं तो उनके कौन से गुणों को डिस्कस किया जाता है बेटा? भौतिक गुणों को, फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया जाता है। अब बेटा पहचानते कैसे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, इस बात को आपको देखना है। बेटा जो आधार रहता है ना फिजिकल प्रॉपर्टी पहचानने का, वो आधार आज आपको सीखना है और इस आधार पर अपन क्या कर सकते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। पहला आधार,
सबसे पहला आधार होता है बेटा चख कर कि वो स्वाद में मीठे हैं या स्वादहीन होते हैं। दूसरा जो अपना रहेगा वो रहेगा बेटा स्पर्श करके, कि जैसे स्पर्श कर लिया और स्पर्श करने के बाद पता लग रहा है वो तो पाउडर फॉर्म में है, तो कह देते हैं बेटा पाउडर फॉर्म में उपस्थित है। अगर बेटा कुछ स्पर्श हो रहा है अच्छे से, मोटे मोटे दाने दिखाई दे रहे हैं, तो बेटा कह देते हैं क्रिस्टलीय है। फिर अगर और भी आपको अगर देखना है तो बेटा उसको जल में घोल दो। आप जल में घोलोगे, घुल जाएगा तो जल में विलय, नहीं घुलेगा तो अविलय। अगर और भी बेटा आपको देखना है तो आप क्या कीजिए, गिलास रोड लीजिए, उनको गर्म करके देखिए। अगर सफेद धुएं के साथ जलता है तो बेटा आप कहते हो कि कार्बन नहीं है, और सफेद धुएं के साथ जलता है बेटा तो आप कह दोगे कार्बन नहीं है। अगर काले धुएं के साथ जलता है तो आप कह दोगे क्या कार्बन उपस्थित है। इतनी बात सभी को क्लियर है बेटा? तो आगे आ जाइए। तो बेटा पहले क्या देखा आपने, सबसे पहले आपने देखा क्या, स्पर्श किया, फिर उसको देख लिया, देखना, उसके बाद जल में क्या किया, उसको विलय करके देखा। विलय करने का मतलब क्या करके देखा बेटा, घोल के देख लिया उसको। अब इन्हीं तरीकों से अपन क्या चेक करते हैं बेटा, भौतिक गुण। अब अपन जब पूरी बात कहने वाले बेटा तो सुनो, जो अपने पास कार्बोहाइड्रेट हैं, इन कार्बोहाइड्रेट का अपन वर्गीकरण जब करने जा रहे हैं तो भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अब वो सर 2 प्रकार कौन कौन से हैं, तो मैं यही डिवाइड कर देता हूं बेटा, आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से। यही जब मैं डिवाइड करूंगा तो एक तो होता है बेटा कौन सा, शर्करा, और दूसरा कौन सा होता है बेटा, अशर्करा। तो भौतिक गुणों के आधार पर कितने प्रकार का हुआ, 2 प्रकार का। पहला तो शर्करा हो गया और दूसरा क्या हो गया, अशर्करा हो गया। अब इन्हीं को आगे डिस्कस करते हैं बेटा अच्छे से, और इनको डिसाइड करेंगे कि कौन कौन तो शर्करा हो सकते हैं और कौन कौन अशर्करा हो सकते हैं। तो ध्यान दो बेटा सब लोग, भौतिक गुणों के आधार पर 2 प्रकार के। पहला तो कौन है, शर्करा, और शर्करा को क्या कहते हैं, शुगर। जबकि दूसरा कौन सा है बेटा, अशर्करा, और अशर्करा को आप क्या कह देते हो बेटा, नॉन शुगर। ये लो, नॉन शुगर। अब याद करो बेटा, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको यह कहा था कि सभी कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठे नहीं होते हैं। कुछ जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो स्वादहीन भी होते हैं, और उन स्वादहीन कार्बोहाइड्रेट को क्या कहना है आज, अशर्करा। अब ये शर्करा में कौन रखेंगे, अशर्करा में कौन रखेंगे, आइए उनको डिस्कस करते हैं अच्छे से। पहला पॉइंट शर्करा के लिए, शर्करा जो होगा वो बेटा पता है सभी को, स्वाद में कैसे होने वाले हैं बेटा, मीठे रहने वाले हैं। दूसरा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा कि ये जो होंगे शर्करा, ये कैसे ठोस होंगे, क्रिस्टलीय ठोस होंगे। तीसरी जो बात है बेटा, में जल में क्या रहने वाले हैं, विलय, सोल्यूबल रहेंगे, सोल्यूबल इन वाटर होगा बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे, स्वाद में मीठे होंगे। अब सर ये क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस बेटा ठोस अवस्था में अपन अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। बस आपको बेटा एक काम करना है, वासुदेव एजुकेशन चैनल के साथ आपको जुड़े रहना है। आगे सुनिए बेटा, अशर्करा की जब अपन बात करते हैं तो अशर्करा में अपन क्या कहेंगे बेटा कि ये कैसे होंगे, स्वादहीन होंगे, स्वादहीन। उसके बाद अगर ये क्रिस्टलीय ठोस है तो जस्ट रिवर्स करना है बेटा, ये कैसे रहने वाले हैं, क्रिस्टलीय ठोस रहने वाले हैं। ये लीजिए, अब जब ये जल में विलय है तो बेटा इसको कह देंगे क्या कि ये जल में कैसे रहने वाले हैं, अविलय रहने वाले हैं। अब विलय अविलय का कुछ नहीं करना बेटा, एक टेस्ट ट्यूब लेना है, टेस्ट ट्यूब में पानी भरना है, ऊपर से क्या डाल दिया अपन ने, कार्बोहाइड्रेट, घोल दिया बेटा, घुल जाए तो जल में विलय, नहीं घुले तो जल में अविलय। अब सर इनके कुछ एग्जाम्पल तो सुनिए बेटा ध्यान से, क्या सुनना है अच्छे से, कि सबसे पहला जो शर्करा का एग्जाम्पल है बेटा वो एग्जाम्पल रहेगा कौन है, एरिथ्रोज, और एरिथ्रोज के बाद बेटा कौन रहेगा यहाँ, फ्रक्टोज,
और फ्रक्टोज के बाद कौन रहेगा बेटा? राइबोज, और राइबोज के बाद कौन रहेगा बेटा? ग्लूकोज। लेकिन यहां तक सीमित नहीं रहना है, आपको कहना है मैनोज, और मैनोज के बाद एग्जाम्पल है बेटा ग्लैक्टोज। ये जितने एग्जाम्पल लिखे हैं ये शर्करा के एग्जाम्पल रहने वाले हैं। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स और लिखूंगा बेटा। कौन है जानते हो बेटा अच्छे से? इक्ष्ु शर्करा, केन शुगर कहते हैं, गन्ने से प्राप्त होती है, स्वाद में मीठी होती है बेटा, अच्छी लगती है। उसके बाद कौन है? माल्टोज, और माल्टोज के बाद कौन है बेटा? लैक्टोज, दूध में पाया जाता है बेटा, दुग्ध शर्करा कहते हैं। सबको पढ़ने वाले अच्छे से अपन, आप टेंशन मत लीजिए। शर्करा, और शर्करा में मैं लिखने वाला हूं बेटा कौन कौन है। दूसरा कौन है? सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। तीसरा कौन है बेटा? ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। ये एग्जाम्पल बेटा शर्करा के। और मैंने कह भी दिया था, मैंने आपको ऐसे कह दिया था कि सभी कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठे नहीं होंगे, कुछ कार्बोहाइड्रेट स्वादहीन भी होंगे। वो किसमें रखे हैं? शर्करा में। और उनके एग्जाम्पल कौन है? स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन। ये जो वर्गीकरण रहा है बेटा, ये रहा है आपका भौतिक गुणों के आधार पर। अब जो नेक्स्ट वर्गीकरण करने वाले हैं, उस नेक्स्ट वर्गीकरण के ऊपर आना है बेटा आपको। और वो नेक्स्ट वर्गीकरण क्या रहने वाला है? 2 नंबर क्या था बेटा? 2 नंबर आपका था आणविक संरचना, आणविक संरचना। वह क्या देखना है बेटा? जल अपघटन के आधार पर क्या चेक करना है आपको? वर्गीकरण चेक करना है बेटा। अब सर इस आधार पर कैसे करेंगे? तो बेटा आपको संरचना देखनी है कि छोटा मॉलिक्यूल है, उससे बड़ा मॉलिक्यूल है, या बहुत बड़ा वृहद मॉलिक्यूल है। इस आधार पर आपको क्या देखनी है? उसकी संरचना। फिर उनका क्या करा के देखना है बेटा? जल अपघटन करवाना है कि वृहद अणु, बड़े अणुओं को तोड़ने पर छोटे अणु कितने प्राप्त होते हैं। ये किससे पता लगेगा बेटा? जल अपघटन से। और इस आधार पर जब आप वर्गीकरण करते हो तो कितने प्रकार से होता है बेटा? 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। अब वो 3 प्रकार कौन से रहने वाले हैं उनको भी आपको समझना है। पहला जो आपका रहने वाला है वो सुनो बेटा, पहला रहेगा आपका पहला जो आपका रहेगा बेटा मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। दूसरा जो आपका रहेगा बेटा वो रहने वाला है ओलिगोसैकेराइड। क्या रहने वाला है बेटा? ओलिगोसैकेराइड। और तीसरा जो आपका रहने वाला है बेटा वो रहने वाला है पॉलीसैकेराइड। क्या रहने वाला है? पॉलीसैकेराइड। अब आणविक संरचना के आधार पर और जल अपघटन के आधार पर ये 3 प्रकार के होंगे। पहला मोनोसैकेराइड है, और दूसरा ओलिगोसैकेराइड है, और तीसरा पॉलीसैकेराइड है। पहली जो बात कहेंगे अपन, सुनो बेटा, क्या लिखा है बेटा? पहला वर्ड मोनो, और मोनो का मतलब कितना होता है? 1। ये तो बेटा पहले से 1 है, और तो इनका जल अपघटन नहीं होगा। तो मैं लिखूंगा बेटा इनका जल अपघटन नहीं होता है। ये लो बेटा, मोनोसैकेराइड का जल अपघटन नहीं होगा। जल अपघटन नहीं होगा तो सब लोग ध्यान से सुनेंगे बेटा। मोनोसैकेराइड कौन कौन होते हैं? तो सुनो बेटा, वो ही सबसे पहले एरिथ्रोज, एरिथ्रोज के बाद बेटा राइबोज, के बाद बेटा ग्लूकोज, ग्लूकोज के बाद बेटा फ्रक्टोज, फ्रक्टोज के बाद बेटा मैनोज, मैनोज के बाद बेटा ग्लैक्टोज। ये सभी किसके एग्जाम्पल रहने वाले हैं? मोनोसैकेराइड में। मतलब इनका बेटा जल अपघटन आगे नहीं होगा। अब बात चलती है किसकी? ओलिगोसैकेराइड की। और ओलिगोसैकेराइड में कहूंगा बेटा इनके क्या देखना है आपको? जल अपघटन। इनके जल अपघटन से देखना बेटा, लिखा है 2 से 10। ये काम का है बेटा। 2 से 10 क्या प्राप्त होती हैं? मोनोसैकेराइड इकाइयां।
प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। कितनी मोनोसेकेराइड इकाइयां बेटा? 2 से 10 मोनोसेकेराइड इकाइयां प्राप्त होती हैं। किनके जल अपघटन से? ओलिगोसेकेराइड के जल अपघटन से। तो सर इनके कुछ एग्जांपल्स हो जाएं तो बेटा एग्जांपल सबसे पहले लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा बेटा? डाइसेकेराइड। क्या लिखा है बेटा मैंने? डाइसेकेराइड। अब सुनो, डाई का मतलब 2 होता है बेटा, तो कितनी मोनोसेकेराइड इकाइयां? 2 मोनोसेकेराइड इकाइयां। तो डाइसेकेराइड के एग्जांपल कौन कौन है? पहला एग्जांपल कौन है बेटा? सुक्रोज। दूसरा एग्जांपल कौन है बेटा? माल्टोज। और तीसरा एग्जांपल कौन है बेटा? लैक्टोज। ये तीनों के तीनों डाइसेकेराइड रहने वाले हैं और इन तीनों डाइसेकेराइड को अपन बहुत शानदार तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद बेटा सर डाइसेकेराइड होते हैं क्या? ना बेटा, क्या भी रहेंगे? ट्राइसेकेराइड। और ट्राइसेकेराइड का बेटा एग्जांपल है रेफिनोज। कौन है बेटा? रेफिनोज। तो यहां कितनी मोनोसेकेराइड रह जाएंगी? 3 मोनोसेकेराइड रह जाएंगी। तो यहां तक सीमित है क्या? नहीं बेटा, टेट्रासेकेराइड। टेट्रासेकेराइड। और टेट्रासेकेराइड का एग्जांपल है बेटा स्टेकियोज। कौन है बेटा? स्टेकियोज। अब सुनो बेटा, डाई में कितनी मोनोसेकेराइड? 2। ट्राई में कितनी? 3। टेट्रा में कितनी? 4। अरे है तो बेटा 2 से 10 के बीच में ही ना। तो ये सारे एग्जाम्पल या कौन सी कैटेगरी में रखे जाएंगे? ओलिगोसेकेराइड में रखे जाएंगे। अब बच गया कौन बेटा? पॉलीसेकेराइड। अब पॉलीसेकेराइड में क्या होगा? इनके जल अपघटन से बेटा 10 तक तो किस में आ चुके हैं? ओलिगोसेकेराइड में। तो इनके जल अपघटन से 10 से अधिक मोनोसेकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है बेटा। कितने से अधिक? 10 से अधिक। तो सर इनके एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल सुन लो बेटा। सबसे पहला एग्जाम्पल कौन है? स्टार्च। उसके बाद कौन है बेटा? सेल्यूलोज। उसके बाद कौन है बेटा? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन। नो बेटा मैं आज ही आपको बता दूं, स्टार्च, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, ये तीनों बेटा पॉलीसेकेराइड होते हैं। तो ये बहुलक होते हैं। क्या होता है ये? बहुलक। और बहुलक में बेटा आपको अच्छे से पता है कि अनेक इकाइयां आपस में जुड़ती है। क्या ये बात आप कह सकते हो? तो बेटा एक बात और सोचो आप अच्छे से, मोनोसेकेराइड के जितने एग्जाम्पल हैं और साथ के साथ ओलिगोसेकेराइड के जितने एग्जाम्पल हैं, क्या ये पीछे शर्करा के पार्ट है क्या? हां सर बिल्कुल ये शर्करा के पार्ट है। लेकिन बेटा पॉलीसेकेराइड के जो एग्जाम्पल हैं ये बेटा किसके पार्ट रहने वाले हैं? अशर्करा के पार्ट रहने वाले हैं। क्या बेटा मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं? तो बेटा आप पीछे देखें क्या है क्या नहीं है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बिल्कुल सही है। अपन चलें आगे, आ जाइए। ये दूसरा तरीका हो गया अपना वर्गीकरण के आधार का। अब जो तीसरा वर्गीकरण करने वाले अपने, वो करने वाले हैं बेटा अपने किस आधार पर? किसके आधार पर बेटा? अपचायक क्षमता के आधार पर क्या करने वाले हैं बेटा? वर्गीकरण करने वाले हैं। अपचायक क्षमता के आधार पर क्या करने वाले बेटा? वर्गीकरण करने वाले हैं। तो सुने बेटा, सबसे पहले आपको कौन सी टर्म सीखनी है? अपचायक क्षमता, क्योंकि काम आएगी बेटा ये। अपचायक क्षमता को बेटा मैं समझा रहा हूं दूसरे का क्या करना होता है? अपचयन। स्वयं का क्या करना होता है बेटा? ऑक्सीकरण करना होता है। दूसरे का तो अपचयन और स्वयं का ऑक्सीकरण, ऐसी क्षमता क्या कहलाती है बेटा? अपचायक क्षमता, रिड्यूसिंग कैपेसिटी कहलाती है। क्लियर है बात? तो बेटा एक वर्ड आया है कौन सा? दूसरे।
और बेटा एक बात मैं आपको बता दूं, सारी कहानी दूसरे के ऊपर चलती है। सबसे बड़ी बात, अपन तुलना करेंगे तो दूसरे से करेंगे। अगर कोई दूसरा नौकरी लग जाए तो घर पे माताजी पिताजी अपन को एक ही बात कहते हैं, किसी दूसरे का लड़का नौकरी लग गया, तू कब लगेगा। तीसरी बात, जब भी घर में कोई दिक्कत होती है तो पड़ोसी से तुलना करते हैं। पड़ोसी भी क्या हो गया बेटा, दूसरे। तो ये जो सारी कहानी चल रही है ना, ये जो संसार चल रहा है, वो किसके पर्पज से चलता है बेटा, दूसरे के पर्पज से। कि दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या करना चाह रहा है, दूसरा क्या चाहता है, दूसरे लोग क्या सोचेंगे, इसी पर्पज से कहानी चलती जा रही है। संसार का नियम बन चुका है बेटा। तो बेटा इन्होंने भी अपना नियम बना दिया कि जब पूरा संसार दूसरों के पीछे काम कर रहा है तो हम भी दूसरों का क्या करने वाले हैं, अपचयन। तो स्वयं का क्या करना पड़ेगा बेटा, ऑक्सीकरण करना पड़ेगा। आगे आ जाइए बेटा। बेटा मैं लिख रहा हूं यहां, और वो कौन सा रिएजेंट है, टोलेन अभिकर्मक है। कौन सा अभिकर्मक बेटा, टोलेन अभिकर्मक। और टोलेन अभिकर्मक क्या रहेगा बेटा, Ag NH3 की होल 2 चार्ज कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव, और यहां क्या रहेगा बेटा, नेगेटिव। या इसको ऐसे भी कह सकते हो, सिल्वर ऑक्साइड। ये टोलेन अभिकर्मक बेटा। आगे सुनिए, इसके जस्ट नीचे लिख रहा हूं, फहलिंग फहलिंग विलियन। और फैलिंग विलियन होता है बेटा CuO, और Cu का जो रंग होता है वो कैसा होता है बेटा, नीला, ब्लू कलर होता है। सर ये क्यों समझा रहे हो आप हमें, ये तो ठीक था, आप चैक तक तो ठीक था, लेकिन इनको क्यों समझा रहे हो आप। बेटा ये दोनों के दोनों, कौन कौन, टोलेन अभिकर्मक और विलियन, ये दोनों बेटा क्या होते हैं, दुर्बल ऑक्सीकारक होते हैं, ठीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। अब बेटा सुनो, अपचयक दूसरों का क्या कर रहा है, अपचयन। तो बेटा ये भी कहेंगे हम भी दूसरों के पीछे काम करेंगे, और दूसरे का क्या करना है अपन को, ऑक्सीकरण। तो बेटा स्वयं का क्या करेंगे, ये स्वयं का क्या करेंगे, ये अपचयन। तो जस्ट रिवर्स नहीं हो गया बेटा, अपचायक में तो दूसरे का अपचयन, स्वयं का ऑक्सीकरण, जबकि ऑक्सीकारक में क्या हो रहा है बेटा, दूसरे का ऑक्सीकरण और स्वयं का अपचयन, जस्ट उल्टा हो रहा है। तो इसी आधार पर जो अपचयक क्षमता है, इस आधार पर कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के बेटा, 2 प्रकार के। अब उन 2 प्रकार को अपन डिस्कस करने वाले हैं, तो आ जाइए मेरे साथ। तो सुनो, वो 2 प्रकार क्या रहने वाले हैं। पहला जो प्रकार है बेटा, वो प्रकार है कैसी शर्करा, अपचायक शर्करा। दूसरा जो रहने वाला है बेटा, वो रहने वाला है, सॉरी, दूसरा जो रहने वाला है बेटा, वो क्या रहने वाला है, अनअपचायक शर्करा। एक तरफ तो रिड्यूसिंग, एक तरफ नॉन रिड्यूसिंग। ये तो रिड्यूसिंग शुगर और ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर रहने वाले हैं बेटा। अब सर ये क्या कह रहे हो आप, पीछे आपने टोलेन फैलिंग और बता दिया बीच में। तो सुनो बेटा, याद करो, क्या मैंने कार्बोहाइड्रेट की आधुनिक परिभाषा आपको बताई थी, और आधुनिक परिभाषा में मैंने क्या कहा था बेटा, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। अब कार्बोनिल कंपाउंड कौन कौन बेटा, एल्डिहाइड और कीटोन। तो मुझे इतना बता दो बेटा, जितने कार्बोहाइड्रेट होंगे उनमें एल्डिहाइड कीटोन रहेगा, हाँ सर रहेगा। और मैंने याद करो बेटा, पिछली वीडियो में कहा था कि ग्लूकोज में तो एल्डिहाइड और फ्रक्टोज में कीटोन होता है बेटा। तो सुनो, एक बेटा यहां रहने वाला है पहला क्रियात्मक समूह कौन, एल्डिहाइड, व दूसरा क्रियात्मक समूह कौन, ये दोनों क्या करेंगे, टोलेन है, और क्या है इनके लिए, फैलिंग। ये लो बेटा, 2 पार्ट में इनको डिवाइड कर दिया। तो बेटा एक बात आप सोच के बताएंगे, एल्डिहाइड और कीटोन के लिए दूसरा कौन हुआ, टोलेन और फैलिंग। ये काम किसकी तरह कर रहे हैं बेटा, अपचायक, अपचायक। तो अपचायक का काम क्या है बेटा, दूसरे का क्या करना होता है बेटा, अपचयन। तो एल्डिहाइड और कीटोन फैलिंग और टोलेन का तो क्या कर देंगे, अपचयन। लेकिन जस्ट रिवर्स करो बेटा, टोलेन और फैलिंग के लिए दूसरा कौन,
एल्डिहाइड कीटोन। तो टोलेन और फेलिन क्या है बेटा? ऑक्सीकारक। तो ये दूसरे का क्या देंगे है कि ये दूसरे का, अब इनके लिए दूसरा कौन सा बेटा? टोलेन और फेलिन। दूसरे का क्या कर रहे हैं बेटा? अपचयन। ये टोलिन और फेलिन के लिए दूसरा कौन है बेटा? एल्डिहाइड और कीटोन। ये क्या कर रहे हैं बेटा? ऑक्सीकरण, क्योंकि बेटा ये ऑक्सीकारक की भांति बिहेव करते हैं। क्लियर है यहां तक की बात? इसके लिए ये दूसरा है, इसके लिए ये दूसरा है, दोनों का काम हो रहा है आसानी से। अब जो बात मैं कहने वाला हूं बेटा, उस बात पे आप लोगों को गौर करना है और उस बात को लेकर आगे चलना है अपन को, और समझना है कि अपन क्या कहने वाले हैं और क्या नहीं कहने वाले हैं। देखो बेटा, मैं दोनों की तुलना कर दूंगा आपसे, और दोनों की तुलना में मैं क्या कह दूंगा बेटा, ध्यान समझना है। सबसे पहली बात, CHO एल्डिहाइड और कीटोन कैसी अवस्था में पाए जाते हैं? मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। पहली बात तो ये बेटा। दूसरी बात, ये टोलिन व फेलिंग का क्या करेंगे बेटा? अपचयन कर देते हैं, अपचयन कर देते हैं। टोलेन फेलिंग का तो अपचयन करेंगे, तो टोलेन फेलिंग का क्या करेंगे बेटा? ऑक्सीजन। ये बात मैंने कह दी है। तीसरी बात बेटा, ये जो कार्बन रहने वाला है बेटा, इस कार्बन का नाम है कार्बोनिल कार्बन। कौन सा कार्बन है बेटा? कार्बोनिल कार्बन। और जब कार्बोनिल कार्बन H और क्या दिख जाए बेटा? OH। सर ये हमें कैसे पता लगेगा? तो बेटा ये आपको चक्रीय संरचना से मिलने वाला है, इसको अपन पढ़ेंगे बेटा अच्छे से। तो सुनो बेटा, जब भी कार्बोनिल कार्बन पर H मिल जाए, OH मिल जाए, कौन सी शर्करा है? अपचायक शर्करा। तो बेटा एग्जाम्पल कौन से होंगे सर, वो भी बता दीजिए। तो बेटा ध्यान रखो, सभी क्या लिखे हैं मैंने? मोनोसैकेराइड। और बेटा सभी मोनोसैकेराइड एग्जाम्पल किसके हैं? अपचायक शर्करा के। मतलब सभी मोनोसैकेराइड में कार्बोनिल कार्बन पर H रहेगा और कौन रहेगा? OH रहेगा, चक्रीय संरचना में रहेंगे। तो सभी मोनोसैकेराइड कौन कौन से होते हैं बेटा? एरिथ्रोज, राइबोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, गलक्टोज। ये सभी मोनोसैकेराइड अब मैंने कह दिए, बता दिए सारे अपन ने। उसके बाद बेटा मैं नेक्स्ट एग्जांपल लिखूंगा, और वो नेक्स्ट एग्जांपल किसके रहेंगे बेटा? डाइसैकेराइड। और डाइसैकेराइड बेटा माल्टोज, और दूसरा बेटा लैक्टोज। सुक्रोज नहीं लिखा बेटा, सुक्रोज नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है अभी पता लगेगा बेटा। इधर आ जाइए कि जस्ट रिवर्स करना है। एल्डिहाइड और कीटोन मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। ये लो बेटा। दूसरी बात, ये टोलेन व फेलिंग, अरे जब बेटा मुक्ति नहीं है, पाए नहीं जा रहे, तो कहां से कर देंगे इनका अपचयन? टोलेन व फेलिंग का अपचयन नहीं करते हैं। तीसरी बात बेटा, ये रहा फिर से कार्बोनिल कार्बन, ये रहा H और ये रहा OH, यहां उपस्थित नहीं होता है। कौन सी शर्करा में? अनअपचायक शर्करा में। सर कुछ एग्जांपल्स बता दीजिए। तो बेटा लिखूंगा मैं, और लिखूंगा किसका एग्जांपल है? डाइसैकेराइड बेटा। और एक ही बच रहा है बेटा यहां, और वो कौन बच रहा है? सुक्रोज। तो याद रखना बेटा, सुक्रोज डाइसैकेराइड तो है, लेकिन अपचायक शर्करा की अनअपचायक शर्करा, अनअपचायक शर्करा बेटा। और ये बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, नीट में, IIT JEE मेंस में पूछा जाता है बेटा, बहुत बार आता है कि सुक्रोज कैसी शर्करा है, अपचायक और अनअपचायक। और अपने दिमाग बेटा एक ही बात रहती है, क्या? डाइसैकेराइड तो कैसी हैं? अपचायक शर्करा। लेकिन बेटा कौन है? सुक्रोज। और सुक्रोज कैसी शर्करा है बेटा? अनअपचायक शर्करा है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। क्या सर और एग्जाम्पल है? हाँ बेटा और एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल कौन है बेटा? पॉलीसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड भी आप भली भांति जानते हो, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोज। ये सभी किसके रहने वाले बेटा? अनअपचायक शर्करा के। अब सीधी बात कहूं बेटा, जब मैं चक्रीय संरचना पढ़ाऊंगा ना, तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि कार्बोनिल कार्बन पर H OH दिख जाए तब तो अपचायक,
और कार्बोनिल कार्बन पर HOH नहीं दिखे तब कैसी हो जाएगी? अनअपचयक। इस वीडियो में बेटा इतना ही। इसी के साथ कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण बेटा खत्म होता है। अब आने वाले नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट का नोमेनक्लेचर, नामकरण। उसके लिए बेटा आप वीडियो में हमारे साथ लगातार बने रहिए। इसके लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा? वासुदेव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो बेटा अब अपन जबरदस्त आगाज करने वाले हैं। आप बस हमारे साथ बने रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, मौज कीजिए। थैंक यू सो मच।